सुप्रभात बच्चों, मैं एलसी यादव आज आपको वसंत भाग 3 कक्षा 8 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ाएंगे। ये लाख की चूड़ियाँ में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। कुछ समय बाद जब कल कारखाने या फैक्ट्रियाँ वगैरह आ गई तो इसकी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था और यह बेरोजगार हो गया। इस प्रकार से इस पूरे पाठ में बदलू की बेरोजगारी की कहानी है कि कैसे एक अच्छा व्यक्ति जिसकी अच्छी जीविका चल रही थी अचानक वो बेरोजगार हो जाता है। तो इस पाठ के लेखक कामतानाथ जी हैं। तो आइए देखते हैं, इस पाठ को देखते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लाख एक पदार्थ है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह लाख नामक एक कीड़ा होता है, उससे इसका उत्पादन होता है। तो पुराने समय में बहुत सारे लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते थे। बाद में जब शीशे की चूड़ियाँ आ गई तो लाख की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिए। तो आइए हम इस पाठ को देखते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो इस पाठ में लेखक कामतानाथ जी जो कि बचपन में छोटे में, जैसा कि बहुत सारे बच्चे जब भी गर्मी की छुट्टी होती है, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपनी योजना बनाते हैं कि वो छुट्टियों में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। उसी प्रकार से लेखक भी गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था। तो मामा के घर वो जब जाता था तो गांव में बहुत सारे लोग जो उसके पद में मामा मामी नाना नानी इस प्रकार से लगते हैं। तो उसी गांव में एक बदलू नाम का एक व्यक्ति है जो कि लेखक का मामा लगता है, पद में लेखक का मामा लगता है। तो वह बदलू नाम का जो व्यक्ति है, लेखक उसे बहुत पसंद करता है। वह व्यक्ति लेखक को बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? उसका कारण है कि वह जो लाख जिससे वह चूड़ी बनाया करता था, उसी लाख की कुछ छोटी छोटी गोलियां बना करके वह लेखक को देता था। लेखक जब बच्चा है, छोटा है, तो उसे मतलब वह लाख की गोली, सुंदर सुंदर गोली बना कर देता था। इसलिए लेखक उसे बहुत पसंद करता था या लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता था। तो हर छुट्टी में, जैसे कि छुट्टियां पड़ती थी, लेखक अपने मामा के गांव जाने की उसे तीव्र इच्छा रहती थी। बहुत ज्यादा रुचि थी कि अपने मामा के गांव जरूर जाता था छुट्टियों में। और बहुत सारी गोलियां उसे बदलू के द्वारा, बदलू जो कि पद में मामा थे, बदलू मामा के द्वारा उसे बहुत सारी गोलियां मिलती थी। और लाख जो है कई कलर में होता है, कई रंगों में होता है, अलग अलग या रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना करके बदलू उसे दे देता था। तो जो सारे बच्चे उससे मतलब कि लालायित रहते थे, उस गोली को देख करके सारे बच्चे ललचाए से रहते थे कि इतनी सुंदर सुंदर गोलियां लेखक के पास है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जैसे कि हम जब ननिहाल में जाते हैं, या आप सब ननिहाल जाते होंगे, तो ननिहाल में जो भी व्यक्ति होता है तो पद में या तो हमारा मामा होगा, मामी होगा, नाना नानी, इस प्रकार से पद हमारे जुड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से बदलू
जो कि उस गांव के लोग या गांव के जो छोटे बच्चे थे बदलू को काका कहकर पुकारते थे, बदलू काका। तो लेकिन लेखक के लिए तो वह बदलू मामा था, क्योंकि उसके ननिहाल का व्यक्ति था वो। लेकिन जब सारे बच्चे बदलू काका कहकर पुकारते थे तो लेखक भी उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका ही कहता था। उसका वजह यह है कि जब कोई नाम लोकप्रिय हो जाता है, एक नाम से उसकी पहचान बन जाती है, तो वह नाम कहने में मतलब आसान लगता है और उसी से लोग पुकारते हैं। अगर कुछ अलग हट के पुकारे तो अटपटा सा लगता है, बिल्कुल अजीब सा लगता है। इसीलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। बदलू का जो घर था कुछ ऊंचाई पे था। घर की जो नींव थी थोड़ा ऊंचाई पे थी और उस मकान के सामने एक मतलब कि फील्ड कह सकते हैं, एक हाथा जैसा, यानी जिसे आप सहन आंगन कह सकते हैं, बाउंड्री बनी हुई थी। उसके बीच में मतलब उसके घर के सामने एक बाउंड्री जिसे आप आंगन कहते हैं, एक आंगन था। और उसी आंगन में, आंगन मतलब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक बाउंड्री थी, उसके मतलब वहां पे एक आंगन था और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो उस आंगन में पेड़ के नीचे बैठकर, छाया में पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना पूरा काम निपटाता था। पूरा काम क्या? उसका क्या काम था? काम उसका था कि वो लाख की चूड़ियां बनाता था। चूड़ी बनाने का जो काम है उस पेड़ के नीचे बैठकर पूरा करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बगल में जहां वह बैठता था उसी के बगल एक भट्ठी, हमेशा उसमें आग दहक रही थी। इस तरह से हमेशा आग उसमें निकलती। तो और उसी भट्ठी में वह लाख को पिघला करके थोड़ा सा मुलायम बना करके उसे चूड़ियों का आकार देता था। क्योंकि लाख कठोर होता है, जब उसे पिघलाया जाता है तो थोड़ा मुलायम हो जाता है। तो जैसे चाहे उस तरह से आप मोड़ सकते हैं, उस तरह से आकार दे सकते हैं। तो उस भट्ठी में, भट्ठी दहकती जो थी उसी में वो लाख पिघलाता था और लाख की चूड़ी बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। हाँ, उसी के ठीक सामने जहां वह बैठता था उसके सामने एक लकड़ी का चौखट मतलब एक लकड़ी का छोटा पीस या छोटा टुकड़ा वहां रहता था, जिस पर वह लाख का मुलायम होने पर, जब लाख मुलायम हो जाता था, उसे पतली तीली के जैसे सलाख के समान, छड़ी की एक पतली तीली के समान चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी रहती थी। और वह जहां बैठता था उसी के पास में कुछ गोल या मुठियादार लकड़ी वहां पे रखी थी, जिस पर वह चूड़ी के आकार को देने के बाद ठोकता पीटता था। यानी वह मुंगेरी, यानी वह गोल लकड़ी या मुठियादार जो लकड़ी होती थी, वह एक तरफ मोटी चौड़ी और एक तरफ पतली हुआ करती थी। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तब उस मुंगेरी पर वह, मतलब कि उस मुंगेरी पर
लाख को चूड़ी का आकार देकर के उस मुंगेरी पर चढ़ाता था और उसे ठोकता रहता और चिकना करता, और जब पूरी तरह चिकना हो जाता एक एक करके इसी तरह से वह पूरे हाथ की चूड़ी बना लेता था। और जब पूरे हाथ की चूड़ी तैयार हो जाती थी उसके बाद वह उसे रंग भरता था, यानी उसे कलर करता था उस चूड़ी को। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। यह सारा काम करने के लिए बदलू के पास एक छोटी सी मछिया हुआ करती थी। एक छोटी सी मछिया हुआ करती थी। मछिया हुआ है एक छोटा सा मछिया एक छोटा सा बैठने के ही काम आता है। एक छोटी सी चौकी जो कि सुतली से बुनी हुई हो रहती है उसे मछिया कहते हैं। तो वह एक छोटी सी मछिया पर बैठकर यह सारा काम निपटाता था। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का आप देखते होंगे पुराने समय में लोग गांव में हुक्का वगैरह मतलब तंबाकू और हुक्का पीते थे। एक नारियल जैसा नीचे उसके हुक्के के नीचे लगा रहता था जिसमें पानी भरा जाता था और उसमें एक डंडी नुमा होती थी जिससे वो खींचते थे तो गुड़गुड़ की आवाज आती थी। और उस हुक्के के ऊपर एक मिट्टी का चिलम होता था और उसमें तंबाकू आग इस तरह से रखे जाते थे। और वह कोई भी सामान्य तौर पे उसे नशे की श्रेणी में नहीं माना जाता था, एक सामान्य माना जाता था जैसे लोग पान वगैरह खाते एक सामान्य श्रेणी, उसी तरह से वह उसे वहां रख करके बीच बीच में उसको पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। गांव में जैसे कि ज्यादातर बच्चे अपना खेलने में समय अपने हम उम्र के साथ बिताते थे, लेकिन लेखक जो है ज्यादातर समय उस बदलू के साथ बिताता था। बदलू के साथ इसलिए कि बदलू मामा से उसे ज्यादा लगाव हो गया था। बदलू मामा भी उसे प्यार करते थे, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आकार की गोलियां बनाकर देते थे। इस तरह से वह लेखक अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने की बजाय दोपहर का समय ज्यादातर अधिकतर समय बदलू काका के साथ या बदलू मामा के साथ बैठकर बिताता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। और बदलू भी प्यार से उसे लला, जैसे छोटे बच्चों को मुन्ना लला इस तरह से कह के पुकारते हैं, प्यार जताते हैं, ठीक उसी प्रकार से बदलू प्यार से लेखक को लला कहता था। और जब लेखक वहां आता था तो अपनी बेटी से कह करके एक मछिया मंगाता और उसे बैठने को देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। तो वह लगातार इस तरह से जब लेखक बदलू के पास जाता था तो वहीं घंटों बैठा इस प्रकार से देखता रहता और बदलू लेखक से कुछ बातें करता रहता और अपनी चूड़ियां बनाता रहता, अपने काम में लगा रहता। इस प्रकार से बदलू प्रत्येक दिन या प्रतिदिन 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। 4 से 6 जोड़े का मतलब एक औरत की कलाई में दोनों हाथ, यानी जोड़े का मतलब दो हाथ को मिलाकर एक जोड़ी। इस तरह से 4 से 6 जोड़ी का अर्थ है कि 4-6 औरतों के लिए एक बार में चूड़ियां बनाता था, एक दिन में बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब 4-6 जोड़े बना लेता था तो वह उसे बेलन पर चढ़ाता था और बेलन पर चढ़ा करके उसके आकार को देखता रहता था कि कहीं मोटा पतला या इस तरह से टेढ़ा तो नहीं है, सीधा है कि नहीं है। इस प्रकार से वह देखता रहता था, उसको जो है आकार, सुंदर आकार देने का प्रयास करता था। वह उन चूड़ियों को इस प्रकार से देखता था कि मानो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आई हो और वह उसकी कलाई जितनी सुंदर होती है या उसकी सुंदर कलाइयों को निहार रहा हो। इस प्रकार से बदलू जो है उन चूड़ियों को आकार देते समय उसको देखता था।
बदलू मनिहार था। बदलू जो है, मनिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला, तो बदलू जो है मनिहार था, यानी बदलू का जो पैतृक पेशा ही चूड़ी बनाना था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जो चीज़ें पिता से विरासत में मिली हो या उसके पिताजी जो काम करते थे वही काम बदलू कर रहा है, उसे पैतृक कहा जाता है। तो चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। ये पैतृक पेशा होने के नाते वास्तव में सचमुच वह बहुत सुंदर चूड़ी बना लेता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी, बहुत थी। खपत का मतलब होता है बिक्री, ज्यादा बिकना, ज्यादा मांग। वास्तव में जो चूड़ियां बनाता था, तो चूड़ियों की सुंदरता की वजह से या अच्छी चूड़ियां बनाने के कारण उसकी बहुत ज्यादा मांग थी बाजार में या लोगों में, उसकी बहुत ज्यादा मांग थी उसकी चूड़ियों का। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू का जो गांव था, गांव में जितनी भी स्त्रियां थी, नई लड़कियों से लेकर के नई दुल्हन लड़कियां या वृद्ध महिलाओं से लेकर के जो भी लोग गांव में रहते थे, गांव के सारे लोग बदलू की ही बनाई हुई चूड़ियां पहनते थे और उसके आसपास के गांव वाले भी बदलू की ही चूड़ियां पहनते थे, वो भी वही बदलू की चूड़ियां खरीदते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। तो बदलू के एक विशेषता थी, बदलू की एक विशेषता थी कि वह जो चूड़ियां लोगों को देता था उसके बदले वह पैसा नहीं लेता था। पैसा नहीं लेता था तो कैसे देता था, ये प्रश्न है। आगे देखिए, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। आज भी वह वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी चूड़ियां बेचता था। अब वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी भी वस्तु के बदले पैसे न लेकर के एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना, यानी चूड़ी के बदले अनाज ले लिया, कुछ और भी चीज ले लिया। ज्यादातर तो सामान के बदले अनाज इस तरह से चलता है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय है। तो ये आज भी वस्तु विनिमय के तरीके को अपनाया हुआ था और उसी के माध्यम से अपनी चूड़ी बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो यहाँ पे बदलू के स्वभाव की बातें की जा रही है। बदलू का स्वभाव किस प्रकार से था? लेखक कह रहा है कि बदलू का स्वभाव इस प्रकार से बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम शांति प्रिय जीवन जीता था। अब मतलब लेखक ज्यादातर गर्मी की छुट्टियों में बदलू के पास जाता था, काफी लंबे समय तक रहता था, लेकिन लेखक ने कभी ऐसा नहीं देखा कि बदलू किसी बात से लेके झगड़ रहा हो, किसी से झगड़ा कर रहा हो। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। हाँ, एक बात है, जब विवाह का समय आता था, शादी विवाह होते थे घरों में, तो आप जानते हैं कि हमारे कुछ प्रजा होते हैं। प्रजा ऐसे कि कोई पानी भरने वाला, कोई कुम्हार, कहार या और दूसरे प्रकार के प्रजा जो कपड़े वगैरह धोते हैं, धोबी वगैरह, तो ये शादी के अवसर पर हमारे यहाँ आते हैं और उनका जो भी चीजें उस दिन वो लाते हैं या हमारा जो भी काम करते हैं उसके बदले में उन्हें पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उपहार स्वरूप वह शादी के मौके पर, शादी के अवसर पर और भी कुछ इच्छा रखते हैं और लोग खुशी खुशी उनको उपहार देते हैं। तो ऐसे अवसर पर प्रजा का भी हक होता है अपने मालिक के ऊपर, या इस तरह से कि कुछ मांगे। तो इस तरह से वो भी कभी कभी प्यारवश जिद करते हैं। उनका हालांकि हक नहीं होता, लेकिन उस दिन वो अपना हक जताते हैं। उसमें भी उनका कहीं कहीं प्यार छुपा होता है कि अपने मालिक से एक अवसर आया है, कुछ मांगे। तो वही बात है, शादी विवाह के समय
वह अवश्य मतलब जिद पकड़ लेता था, वह मतलब कि अड़ जाता था कि मुझे कुछ चीजें चाहिए। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकालना मतलब कि सब कुछ वसूल लेता था। मतलब बाकी समय पे चूड़ियों का मोल भाव कम ज्यादा करके कोई किसी प्रकार से ले ले, लेकिन जब शादी का समय आता था, जब शादी का अवसर आता था, ऐसे अवसर पर वह पूरे साल भर की अपनी मतलब की चीजों को वसूल लेता था। साल भर की जो उससे लोग लिए दिए या उन चीजों को एक साथ शादी के मौके पे वसूलता था। कैसे वसूलता था? उपहार, किसी उपहार का जिद पकड़ लेगा तो वह उसे लिए बगैर नहीं मानेगा। ये वसूलने का तरीका है। हाँ, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि जो सुहाग का जोड़ा होता है, जिस दिन उस दिन शादी होती है, जो भी दूल्हा और दुल्हन होते हैं, जो सुहाग का जोड़ा होता है, तो उस दिन उसका विशेष महत्व होता है। और वह मतलब उन चीजों में उस दिन उसकी कीमत नहीं देखी जाती। अगर कोई चीज मान लो उसकी कीमत 100 रुपए हो तो 500 रुपए भी ले सकता है। इस तरह से लोग खुशी खुशी उस दिन देते हैं। उस दिन लोग इन चीजों का मतलब कि कंजूसी नहीं करते, दिल खोल के देते हैं। इस तरह से मतलब कि अपने प्रजा को लोग अपनी प्रजा पे इस तरह का प्रेम दिखाते हैं या न्यौछावर करते हैं, बहुत सारी चीजें उपहार स्वरूप देते हैं। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो लेखक कह रहा है, एक बार लेखक को याद है कि उसके मामा के यहाँ शादी थी, लड़की की शादी थी, और वह किसी बात पर लेकर के वो जिद पकड़ लिया। किसी बात से लेकर उसके उनमें अनबन हो गई, बिगड़ गया या वो रुष्ट हो गया, नाराज हो गया और वह जिद्दी हो गया, जिद पकड़ लिया मतलब, और उसको मनाने में इतना जिद पकड़ लिया कि मान ही नहीं रहा था। तो उसको मनाते मनाते लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, बड़ा मुश्किल से उसे मनाया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो इस प्रकार से जब विवाह का अवसर होता है, विवाह का समय होता है, तो वह जो वैवाहिक जोड़ा होता है, जो सुहाग का जोड़ा होता है, उसी जोड़े का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, उसका महत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि जो बदलू है, बदलू जो चूड़ियां लाता था, चूड़ियों के पैसे तो उसे मिलते ही मिलते थे। चूड़ियों की सारी कीमत वह लेता था या उसे दिया जाता था। उसके बावजूद उसकी जो घरवाली यानी उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी को सारे वस्त्र दिए जाते थे, साड़ी लुगा या उसके साथ और भी जो पहनावा होते हैं वो सारे वस्त्र लेता था। बहुत सारे अनाज उसको दिए जाते थे और बदलू को भी की पोशाक और पगड़ी मिलती थी और पैसे साथ में चोरी के पैसे मिलते थे। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस दिन शादी के उस जोड़े का या सुहाग के उस जोड़े का क्या महत्व होता है। और लोग ऐसा करने में या इस प्रकार से देने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करते। तो बच्चों आज जो है बस यहीं तक, इसी पैराग्राफ तक मतलब आज इसकी व्याख्या करेंगे। इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जिसको आपको नोट कर लेना है, जैसे चाव, चाव का मतलब इच्छा, परंतु, लेकिन, सहन, सहन का मतलब आंगन, वृक्ष, वृक्ष आप जानते हैं वृक्ष का मतलब पेड़, तरु, दहकती, दहकना मीन्स होता है जलना, दहकती, जलती, जलती रहती, चौखट, चौखट का मतलब दहलीज भी होता है, दरवाजे, मुंगेरियां, मुंगेरियां का मतलब गोल या मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। जब चूड़ियों को आकार देना होता है तो मुंगेरियों पे चढ़ा के उसको ठोका पीट के मतलब एक बराबर किया जाता है, एक समान बनाया जाता है। तो मुंगेरियों का मतलब एक गोल या मुठियादार लकड़ी।
मछिए, मछिए आप जानते हैं गांव में पुराने समय में लोग एक छोटा सा जो है बैठने के उपयोग में आने वाली एक छोटी सी चौकी, जिसको लोग बैठने के काम में लेते हैं, वह सुतली से बिना हुआ होता है, सुतली से बना हुआ होता है और उसको मतलब कि मछिया बोलते थे। हुक्का, हुक्का तो आप जानते हैं गांव में, जिसपे चीलम में तंबाकू डाल करके चीलम उस हुक्के पे रख करके और उसको गुड़गुड़ाते हैं या पीते हैं। नववधु, नई नवेली जो दुल्हन होती हैं। खपत, खपत का मतलब सामान की बिक्री या माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब पैसे से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। सुहाग का जोड़ा, शादी का जोड़ा। लोहे लगना यानी कठिनाई से। पैतृक, पुश्तैनी या पिता से प्राप्त। तो बच्चों आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे और इसके आगे की जो व्याख्या है, इसके आगे का जो आपकी व्याख्या करना है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।